नमस्कार दोस्तों, एसपी क्लासेज बाय पवन सर में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 हिंदी विषय का मॉडल पेपर, और इसी तरीके से चैनल के माध्यम से सभी विषय के मॉडल पेपर हम आपको प्राप्त करवाएंगे। तो दोस्तों, आपके पेपर में जो प्रश्न आने वाले हैं वह इस प्रकार से हैं कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा, एक आ में और एक बा में विभाजित होगा। तो आ के जो प्रश्न पत्र होंगे वह सभी कैसे होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, जो आप सबको ओएमआर में करना होगा। और आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ओएमआर पर प्रश्न का उत्तर करते समय जो आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी, ओएमआर सीट, उसमें आपको काट पीट बिल्कुल नहीं करना है, और ना तो आपको हार्डनर का प्रयोग करना है बल्कि बॉल पेन का प्रयोग करना है। तो दोस्तों, आपके प्रश्न इस प्रकार होंगे कुछ कि जैसे आपसे पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि कलम का सिपाही के रचनाकार कौन से हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक अमृत राय, प्रेमचंद, राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। तो जो आपका सबसे सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, अमृत राय। इसी तरीके से अगला प्रश्न है शुक्ल युग की समयावधि। तो 1936 से 1943, 1919 से 1938, 1900 से 1918, कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1919 से 1938। इसी तरीके से तीसरा प्रश्न जो है आपके सामने कि प्री प्रवास किस युग की रचना है। द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, छायावादी युग या प्रगतिवादी युग। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पहला, द्विवेदी युग। इसी तरीके से प्रश्न संख्या अगली कि पंचवटी में कौन सा समास है। ऑप्शन आपके सामने कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो जो आपका सही ऑप्शन होगा 4 नंबर वाले प्रश्न का वो होगा आपका द्विगु समास। इसी तरीके से पांचवा प्रश्न है कि गेहूं का तत्सम रूप बताइए। गेहूं का तत्सम रूप, तो एक है आपका गोधूम, गेहूं, गोकुल, गोधन। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गोधूम। इसी तरीके से अगला प्रश्न है आपका कि भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। ऑप्शन जीवनी, आत्मकथा या एकांकी या फिर निबंध। तो जो भारत दुर्दशा है या क्या है आपकी, एकांकी है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, एकांकी। इसी तरीके से अगला प्रश्न है कि साकेत रचना है। साकेत किसकी रचना है। पहला ऑप्शन महादेवी वर्मा, पंत या जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा मैथिली शरण गुप्त। इसी तरीके से अगला प्रश्न है कि गंगा लहरी रचना है, यानी गंगा लहरी किसकी रचना है। तो आपको 4 ऑप्शन है कि पद्माकर जी की है या फिर बिहारी की या भूषण की या फिर मतीराम की। तो जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा पद्माकर की। अगला प्रश्न 9 नंबर कि हास्य रस का स्थायी भाव बताइए। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होगा, ना तो निवेद होगा, ना तो रति होगा, ना तो विस्मय होगा। अगला प्रश्न है आपका कि पीपर पात सरिस मन डोला, यानी पीपल के पत्ते के समान क्या हो रहा है, मन डोल रहा है। तो देखिए इसमें पीपर के पत्ते की तुलना मन से की जा रही है, अर्थात तुलना की जा रही है। इसका मतलब इसमें कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार ना। इसी तरीके से अगला प्रश्न है आपका कि सोरठा छंद में चरण होते हैं, यानी कितने चरण होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने कि 4 चरण, 2 चरण, 3 चरण या 1 चरण। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा होगा 4 चरण। अगला प्रश्न है आपका कि मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति और बहुवचन, विभक्ति और द्वितीय विभक्ति और बहुवचन में क्या होगा। तो मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति और बहुवचन में आपका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा मधुनी। इसी तरीके से अगला प्रश्न है आपका कि लड़का चित्र बनाता है, यह वाक्य किस वाक्य से संबंधित है। आकृतिवाच, भाववाच, कृतवाच या फिर कर्मवाच। तो जो आपका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारा कृतवाच। इसी तरीके से अगला प्रश्न है कि ताम शब्द में वचन व विभक्ति होते हैं, यानी ताम शब्द में कौन सा वचन है और कौन सी विभक्ति है। तो देखिए ताम शब्द में द्वितीय विभक्ति है और ताम शब्द कौन सा वचन है, एक वचन। ही ऑप्शन नंबर 14 का पहला सही होगा। इसी तरीके से 15 नंबर वाला प्रश्न है
कि अभिकारी शब्द होता है, यानी अभिकारी शब्द कौन सा होता है, सर्वनाम, अव्यय, संज्ञा या फिर विशेषण। तो जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा अव्यय। इसी तरीके से जो प्रश्न संख्या 16 है उसमें क्या लिखा है कि महादेवी वर्मा कवियत्री हैं, अब किस युग की हैं। ऑप्शन दिया है कि प्रगतिवादी युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या फिर प्रयोगवाद युग। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, छायावाद युग। इसी तरीके से अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं, यानी कौन सी रचना ऐसी है जो महादेवी वर्मा जी की नहीं है। तो देखिए दीप शिखा, ये भी महादेवी जी की रचना है, निहार भी है, सांध्य गीत भी है। तो इसमें कौन सा नहीं है, युगांत, यानी युगांत एक ऐसी रचना है जो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि गबन की विधा है, यानी गबन क्या है हमारा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि कहानी है, या फिर नाटक है, या फिर उपन्यास है, या फिर एकांकी। तो देखिए बच्चों जो गबन है या मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, उपन्यास, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 19 की कंकाल के लेखक, तो कंकाल के लेखक कौन हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। लेकिन आपको इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद, निराला, प्रेमचंद शुक्ला, तो लेकिन आपको लगाना कौन सा है, जयशंकर प्रसाद वाला। इसी तरीके से जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि प्रथम तार संपादक का प्रकाशन किस सन में हुआ, 1919 में, 1943 में, 1953 में या फिर 1942 में। तो जो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ वह 1943 ईस्वी में हुआ। इसी तरीके से अब आपको खंडवा के प्रश्न करने होंगे, जैसे कि निम्न गद्यांश दिए रहेंगे, उन्हीं पर आधारित जो रेखांकित अंश होंगे उन्हीं में से आपको 3 की क्या करनी है, 3 प्रश्नों के उत्तर देने। जैसे देखिए लिखा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है और यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाह के समान होगी, उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। देखिए बच्चों ये हमारा कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और यही आपकी परीक्षा में आने वाला है की बार। जैसे क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि संदर्भ किस पाठ से लिया गया है। तो आपको पता है कि ये किस पाठ से लिया गया है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है और यह मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। फिर अगला प्रश्न पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश कहा है कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधे चक्की के समान होगी। तो दोस्तों आप इसको ज़रूर एक बार देख के जाना, क्योंकि यही आपकी परीक्षा में आएगा। या फिर आपसे ये पैराग्राफ भी पूछा जा सकता है कि रोहतास दुर्ग, यानी जो आपका चैप्टर है ममता, तो ममता चैप्टर का जो पहला ममता चैप्टर का आपके देखिए ये पहला है कि रोहतास दुर्ग के प्रकाश में बैठी युवती ममता, यानी जो ममता नामक चैप्टर है उसी में से रोहतास वाले पद से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको इसको भी तैयार करके जाना है। और जो आपका दूसरा प्रश्न होगा वह पद्य पर आधारित 3 प्रश्न होंगे। तो आपका देखिए एक पद्यांश है कि पुरते निकसी रघुवीर वधु, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दिए मगधै डगु में, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरवे, फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हों कि तुहें, तिय की लखी आतुरता पिय की आँखियाँ अति चारु चली जल छुए। तो इसमें क्या करना है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो देखिए ये जो पाठ का संदर्भ है ये आपका, अब आप इस तरीके लेंगे, प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य से धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है, धनुष भंग से लिया गया है।
ना, धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है ना, जिसके रचयिता कौन सा हैं, तुलसीदास जी हैं। देखिए पहला प्रश्न का आपका उत्तर हो गया कि आपने इसका संदर्भ लिख दिया। फिर लिखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए इसकी व्याख्या करनी है। रेखांकित अंक की पुरते निगसी रघुवीर बधु धरि धीरे धीरे दगमगन हुए। तो ये बात उस समय की जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास जा रहे थे, माता सीता जी भी साथ में जा रहे हैं। तो लिखा कि देखिए पुरते निगसी रघुवीर बधु, तो जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण और सीता जी जैसे ही अपने घर से वनवास के लिए थोड़ी ही दूर चले थे, वैसे ही उन्हें थकान महसूस होने लगी, क्योंकि माता सीता जी हमेशा राज महल में रहने वाली थी, और जैसे ही वह वन की ओर चली, जैसे ही उन्होंने 2 कदम रखा, वैसे उनके माथे पर क्या हो गया, पसीना आ गया, अर्थात वह थक गई। फिर झुलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरो। कहने का मतलब कि उनके माथे से पसीना टपकने लगा और उनके जो ओंठ थे वह सब क्या हो गए, सूखने लगे। इस तरीके से अगला प्रश्न है आपका कि पद्यांश में प्रयुक्त मधुराधर शब्द का विशेषण विशेष छांट कर लिखिए। तो इसमें देखिए मधुराधर शब्द का विशेषण विशेष छांट कर लिखना है। तो इसमें मधुर शब्द जो है वह विशेषण है और अधर शब्द क्या है, विशेष है। इसी तरीके से अगला प्रश्न है आपका कि पर्णकुटी करिहों कि तुम्हें में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। पर्णकुटी करिहों कि तुम्हें में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है, ये पंक्ति आ सकती है कि मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर में पावस दृग में बिहान। तो प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो देखिए ये जो आपका पाठ लिया गया है, ये पाठ हिमालय से लिया गया, और किसने लिखा है इसको, महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। तो आप उसी तरीके से लिखते हैं कि प्रस्तुत पदखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हिमालय नामक पाठ से लिया गया है, जिसकी रचयिता नहीं बल्कि यहाँ पर आपको लिखना हो कवियत्री, जिसकी कवियत्री कौन सी, महादेवी वर्मा जी हैं। फिर लिखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पदखंड में बताया गया है कि देखिए जो महादेवी वर्मा जी हैं, ये क्या कहते हैं कि मेरे जीवन का आज मुख, देखिए मेरे जीवन का सिर्फ यही उद्देश्य, मैं यही चाहती हूँ कि जो मेरा जीवन है वह किस तरीके से हो जाए, हिमालय की भांति हो जाए, और जो मेरा शरीर है वह हिमालय की तरीके कठोर हो जाए ना। और जो हमारा लिखा कि तेरी छाया से हो मिलाप, यानी जितने भी हिमालय के गुण हैं वह मेरे अंदर क्या हो जाएं, विद्यमान हो जाएं। तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की थाह नाप, और जो मेरा मन हुआ क्या हो जाए, हिमालय की तरह सरस हो जाए। जो मेरी शरीर हुआ हिमालय की तरह क्या हो जाए, कठोर हो जाए। और जो हृदय है, हृदय में ज्ञान रूपी बरसात होती रहे, और आँखें कभी नम्न न हों, अर्थात आँखें क्या हों, आँखों में दिव्य ज्योति हमेशा जलती रहे। इसी तरीके से देखिए जो आपका 3 नंबर प्रश्न होगा, इसमें क्या होगा कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ सहित आपको अनुवाद करना होगा। जैसे नागरिका बहुकालम, यानी ये पद्यांश आपका आ सकता है जैसे प्रबुद्धो ग्रामीणा से है। देखिए लिखा कि नागरिका बहुकालम यावत् अचिंत्यत प्रहेलिकाम उत्तरम दार्तु समर्थम नाभूत अतः ग्रामीणम अवदत् अहम अस्या प्रहेलिकाया उत्तरम न जानामि इदं श्रुत्वा ग्रामीणम अकथयत यदि भावनानाम उत्तरम न जानाति ताहि ददातु 10 रूपकाणि अत्यंत म्लानमुखेन नागरिकेण शर्त्यानुसारम 10 रूपकाणि ददाति। कहने का मतलब देखिए नागरिक यानी नागरिक, बहुकालम यानी बहुत समय तक, यावत अचिंत्यत यानी चिंतन करता रहा यानी सोचता रहा, परम यानी पर, प्रहेलिकाय उत्तरम दातुम समर्थम नवद। कहने का मतलब देखिए जो शहरी व्यक्ति था वह बहुत समय तक उत्तर को ढूंढता रहा, लेकिन उत्तर देने में वह असमर्थ रहा, उसकी पहेली का उत्तर नहीं दे सका। अतः ग्रामीणम अवदत, तब ग्रामीण व्यक्ति ने बोला, अहम अस्यायाम प्रहेलिकायाम उत्तरम न जाना। तब ग्रामीण व्यक्ति से वह नगरी वाला व्यक्ति बोलता है, कौन बोलता है, नगर वाला व्यक्ति बोलता है, किससे बोलता है, ग्रामीण वाले से, कि अहम अस्यायाम प्रहेलिकाम उत्तरम न जाना, हमें इस पहेली का उत्तर नहीं पता है। इदम श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत यदि भवान उत्तरम न जानाति,
हे भाई, यदि आपको इसका उत्तर नहीं पता है, ताहिर ददात 10 रूपकाणि, तब हमको आप कितना रुपए दीजिए, 10 रुपये, क्योंकि 10-10 रुपये की शर्त लगी थी ना। तो अतः म्लान मुखेन नागरिकेण शर्त्यानुसारम 10 रूपकाणि ददाति, अर्थात नागरिक जो है अपने मुख को नीचा करते हुए, अर्थात शर्मिंदा होते हुए, अपने शर्मिंदगी को समझते हुए उसने क्या किया, शर्त के अनुसार 10 रुपये दिए। किसको दिए भाई, ग्रामीण व्यक्ति को दिए ना। तो आप इस तरीके से इसका अर्थ लिख सकते हैं इसी प्रकार से। या फिर आपका ये पैराग्राफ आ सकता है कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्ध, तीर्थकार पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवा महात्महान अवसान स्वीकानम प्रचार्यम प्रसार्य, न केवल दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे इयम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानां च कृते लोके विश्व अवदत्। देखिए, जो ये आपका चैप्टर है, ये इस चैप्टर से एक ना एक पैराग्राफ की आपको व्याख्या करनी ही करनी है, क्योंकि वाराणसी चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। तो देखिए, हम इसका अर्थ आपको बता रहे हैं कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यानी यह नगरी जो है क्या है, सभी धर्मों की संगम स्थली मानी गई है। कौन सी नगरी, संगम ना, यानी वाराणसी नगरी जो है सभी धर्मों की संगम स्थली मानी गई है। देखिए क्यों, क्योंकि महात्मा बुद्ध, तीर्थकार, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवः महात्माना अवागत। क्योंकि महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास जी, अनेक बहुत बड़े बड़े महात्मा यहाँ पर क्या हैं, आए हुए हैं ना। स्वीयानम विचारम प्रसारित, और अपने विचार को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, यानी अपने ज्ञान को लोगों तक पहुँचाते हैं। और अगला है कि देखिए, न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन ही किए हैं, साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे इयम नगरी विविध कालानाम शिल्पानांच कृते लोके विस्तृता अवदत् ना। तो कहने का मतलब जो संगम नगरी है, यह केवल इसीलिए नहीं प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ पर दर्शन भी है, साहित्य भी है, धर्म भी है, और कला के क्षेत्र में भी यह क्या है, सर्वश्रेष्ठ मानी गई है ना। यम नगरी विविधा नाम कला नाम शिल्पानाज, यहाँ पर क्या है, कई प्रकार के बड़े बड़े शिल्पकार भी हैं ना। और यहाँ पर सभी धर्मों की संगम स्थली कही जाती है ना। इस तरीके से आगे क्या लिखा है कि कौशेय साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते ना, और सभी देशों में इसकी क्या हो जाती है, इसका गुणगान किया जाता है, यानी सभी देश के लोग क्या करते हैं, वाराणसी को अत्यंत विख्यात नगरी मानते हैं और इसे देवनगरी के रूप में भी जानते हैं ना। इसी तरीके से जो आपका अगला प्रश्न होगा कि संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करना होगा। तो देखिए, ये अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीरज क्षीर विवेके हंसाल से तमेव तनेषु चेत विश्व अस्मित्र धन्नाय कुलव्रतम पालिष्यति क्या। या फिर आप कहा सकता है कि माता गुरुतरा भूमि खात पितु अच्युस्त्र मनव शीघ्रतम वाता चित्ता बहुतरी तृणात् ना। और जो आपका अगला प्रश्न आने वाला है वह इस तरीके से होगा कि जो जवाहर खंड का आपको रचना करनी है, और किसको करनी है, जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट वाले हैं ना, क्योंकि अलग अलग ज़िले के लिए अलग अलग लेखन करना है। जो प्रतापगढ़ वाले हैं उनको जो जवाहर खंड करना है। और जो आपका अगला प्रश्न आएगा उसमें किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। अब आप चाहे रामचंद्र शुक्ल का लिखिए, या जयशंकर प्रसाद का, या फिर पद्म पन्नालाल बख्शी का। तो आपको जीवन परिचय याद होना चाहिए। इसी तरीके से अगला प्रश्न क्या होगा कि एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा। अब महादेवी वर्मा, सूरदास, तुलसीदास, तीनों में से किसी एक का जरूर आने वाला है, तो आप तीनों याद कर लीजिए, 3 में से एक आपका आना तय है। फिर अगला है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आप क्या होगा कि अनिवार्य संस्कृत में से 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसको आपका उत्तर संस्कृत में होना चाहिए। जैसे कि भारतीय संस्कृत मूल्य किमम अस्ति, यानी भारतीय संस्कृत का मूल क्या है। तो देखिए, विश्वस्याः सृष्टि ईश्वरः एकः एव इति भारतीय संस्कृत मूलम, यानी कि जो विश्व है, इस विश्व की रचना करने वाला कोई एक व्यक्ति है, वो कौन है, ईश्वर है ना, जिन्होंने भारत की संस्कृति की रचना की है। तो इसका आंसर क्या होगा कि विश्वस्याः सृष्टाः ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृत मूले अस्ति ना। अगला है कि वीरः केन पूज्यते, यानी वीरः वीरेण पूज्यते। फिर है कि पुरुराजः कः आसीत्,
यानी पुरुराजा भारतस्य एक वीर नृपः आसीत्। जो पुरुराज था वो क्या था, भारत का एक वीर राजा था ना। अगला है कि कूपः किमर्थम दुखम अनुभवति, यानी जो कुआं है उसको किस प्रकार का दुख हो रहा है, वह किस दुख का अनुभव कर रहा है। तो देखिए कि अहम नितराम नीचम अस्मि इति विचार्य कूप दुखम अनुभवति, यानी जो कुआं वह क्या कर रहा है कि वह मैं अत्यधिक क्या हूँ, गहरा हूँ अर्थात नीचा हूँ, इसी बात का वह विचार करके अपने आप में दुख का अनुभव प्रकट कर रहा है। फिर अगला प्रश्न आपका आएगा कि किसी एक विषय पर निबंध, अब चाहे आपका पर्यावरण संरक्षण पर आ जाए या जनसंख्या के लाभ हानि पर आ जाए या फिर नारी सशक्तिकरण पर आ जाए। जो आपका अगला प्रश्न होगा तो आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा, बीमारी हेतु प्रार्थना प्रधानाचार्य को या फिर अपने मित्र को एक प्रार्थना पत्र। इसी तरीके से आपको कोई न कोई एक श्लोक याद करना है जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो।